हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट विच स्टेट रैंक फर्स्ट अमंग द लार्ज एंड मिड साइज इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है फोर्थ एडिशन को आपके लार्ज और मिड साइज कैटेगरी में, इंडियन स्टेट्स की कैटेगरी में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज टॉप बाय द कर्नाटका। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो इसमें टॉप किया है सिक्किम ने, देन फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मेघालय। ओके, नाउ 2025 का जो एडिशन है ये आपका प्रिपेयर किया गया है बाय द टाटा ट्रस्ट। 2019 से ये इस रिपोर्ट को आपका बना रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस विच इज बेस्ड ऑन अहमदाबाद गुजरात, कॉमन कॉज बेस्ड ऑन न्यू दिल्ली, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, देन दक्ष जो थिंक टैंक है आपका एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है विच इज लोकेटेड इन योर बेंगलुरु, देन आपका TISS प्रयास, हाउ इंडिया लिव्स जो डेटा पार्टनर है वो मीडिया कंपनी आपकी न्यू दिल्ली से। ठीक है, एंड विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इन सब के कोलैबोरेशन से इसको आपका जो है बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है। ओके, नाउ इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये आपका एनुअल पब्लिकेशन है जो टाटा ट्रस्ट जो है वो रिलीज करती है आपकी, और ये रिपोर्ट इवेल्युएट करती है परफॉर्मेंसेस 36 स्टेट्स एंड यूटीज की इन जस्टिस डिलीवरी। और ये आपके यहाँ पे जो असेसमेंट है वो बेस्ड होती है 4 पिलर्स में। कौन कौन से पिलर्स हैं? पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स, लीगल एड, ये 4 आपके पिलर हैं। इनके बारे में भी डिटेल देखेंगे। उससे पहले कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कर्नाटका ने जो है पहला आपका रैंक हासिल किया है अमंग 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स विद अ स्कोर ऑफ 6.78 आउट ऑफ 10। ठीक है, और कर्नाटका एकमात्र आपका स्टेट है जहां पे जो रिजर्वेशन कोटा रखा गया है SC ST और OBC के लिए वो फुली मतलब फुलफिल हुआ है। ठीक है, बोथ इन पुलिस एंड जुडिशरी। क्लियर है। तेलंगाना ने सबसे ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट यहाँ पे शो किया है। पहले ये 11वें स्थान पे था, अब ये 3rd प्लेस पे आ गया है ओवरऑल रैंकिंग में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये आपका लोएस्ट रहा है, 18th रहा है अमंग लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब एक एक करके चारों जो पिलर्स थे उनकी बात करेंगे। तो पहला पिलर हमारा है जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देखते हैं। जैसे इस कैटेगरी में राजस्थान, केरला और मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें जो है शो किया है। इसके अलावा गुजरात आपका एक स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखने को मिली है हाई कोर्ट जजेस एंड स्टाफ की। एंड अगर बात की जाए नेशनल पर कैपिटा स्पेंडिंग की कि जुडिशरी में कितना आपका स्पेंड किया जा रहा है पैसा, तो इट इज ₹182। एंड कोई भी ऐसा आपका स्टेट नहीं है जिसने मोर देन 1% जो है एलोकेट किया है जुडिशरी के लिए। ओके, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपके 21,285 जजेस हैं टोटल, और ये जजेस आपका न्याय देंगे 1.4 बिलियन लोगों को। तो मतलब 1.4 बिलियन लोगों के लिए कितने जजेस हैं? सिर्फ 21,285 जजेस आपके हैं। ठीक है, विच इज अबाउट 15 जजेस पर मिलियन पीपल। तो इतना आपका हिसाब है, तो काफी यहाँ पे हमें जरूरत है मतलब जजेस की। तो ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे हमें जजेस का रिक्रूटमेंट मतलब उनको अपॉइंट करना चाहिए ताकि हमारी जो ये वैकेंसीज हैं ये फुलफिल हो और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अब देखो जजेस कम है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? केसेस पेंडिंग आपके होते जाते हैं और न्याय जो है बहुत लेट मिलता है। ठीक है, इसी के बारे में आपके बाकी पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 26 स्टेट मतलब 26 स्टेट और यूटीज में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं आपके, इनमें 3 में से 1 केस आपका पेंडिंग है विच इज पेंडिंग फॉर ओवर 3 years। 3 साल से वो पेंडिंग चला हुआ है। तो ये आपके देखो ये हाल होता है जब एक्चुअल में जितनी जरूरत है वो चीज हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। ठीक है, और कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा पेंडेंसी है या सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिहार। और ऐसा स्टेट जहाँ पे लोएस्ट पेंडेंसी है कि केसेस जो है आपके कम पेंडिंग है, लेस देन 10% है आपके, सिक्किम में। तो ये दोनों स्टेट आप याद कर लीजिएगा।
देन नेक्स्ट बात करेंगे प्रिजन की। तो तमिलनाडु जो है इट रैंक हाईएस्ट इन अ प्रिजन मैनेजमेंट विद एफिशिएंट बजट यूटिलाइजेशन और लोएस्ट स्टाफ वैकेंसी रेट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था तमिलनाडु का इन द स्टेट ऑफ प्रिजन। ओके, अब कर्नाटका जो है कर्नाटका हैज अ हाईएस्ट शेयर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजन्स विच इज योर 80%। अब बात करें अगर स्पेंडिंग की, तो नेशनल पर कैपिटा स्पेंडिंग जो है आपकी ऑन प्रिजन ये है ओनली 57 रुपीज। ओके, नाउ आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये आपका सबसे ज्यादा या मोस्ट पर पर्सन पर प्रिजनर्स ये आपका खर्च करता है 2.67 लाख के अराउंड, ये आपका एनुअली यहाँ पे स्पेंड करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आपके नेक्स्ट पिलर की विच इज पुलिस। ठीक है, तो हाईलाइट्स देखते हैं, जैसे पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो हमारा कितना चल रहा है अभी, इट इज 155 पर 1 लाख पीपल, मतलब 155 पुलिस वाले जो हैं वो आपके एलोकेटेड हैं 1 लाख लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी देखो कितना गैप है, एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 197.5, जो कि कम है, बट हमारी इंडिया के अकॉर्डिंग 197.5 जो है पुलिस वाले होने चाहिए आपके पर 1 लाख पीपल। बट ये अभी वैकेंसी ही मतलब जो हमारी जो मतलब ज़रूरत है उसके हिसाब से भी हमारे पुलिस वाले जो हैं मतलब पुलिस वालों की रिक्रूटमेंट जो है वो अभी तक हम फुलफिल नहीं कर पाए हैं। एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए उतनी ना होके उससे कम है। ठीक है, नाउ ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो हमें देखने को मिलता है, तो ये आपका है आंसर बिहार। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें भले देखने को मिली है, मतलब सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है बिहार में इन दिस रेशियो पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो। स्टिल यहाँ पे जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा कम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अराउंड 17% आपके पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज ही नहीं है। देखो कितनी गलत बात है, पुलिस स्टेशन में ही नहीं होंगे तो बाकी जगह का तो आप छोड़ो, है ना। और इवन 30% पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे वुमेन हेल्प डेस्क ही नहीं है, जो चीज़ मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो हर जगह ही होनी चाहिए, कहीं भी आप जाओ वुमेन्स के लिए आजकल हर जगह में आपको जो है या तो कोई कमेटी होगी या हेल्प डेस्क होता ही है, और ये चीज़ होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई स्टेट इंडिया में ऐसा नहीं है जिसने जो वुमेन्स के लिए बेसिकली रिजर्वेशन रखी गई है, ठीक है, जैसे पुलिस में जो रिजर्वेशन रखी गई है वो फुलफिल की हो, तो ऐसा कोई स्टेट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। बस कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहाँ पे 9% वुमेन जो है वो पुलिस फोर्स में आपकी देखने को मिलती हैं, एंड 6% आपके ऑफिसर लेवल पे है। ठीक है, और यहाँ पे 25% का रिजर्वेशन टारगेट है, जिसमें से सिर्फ 9% का ही यहाँ पे हम कर पाए हैं और 6% ऑफिसर लेवल पे कर पाए हैं, जो आपका सिर्फ कर्नाटका में फॉलो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि कितनी स्पेंडिंग आपकी की जा रही है इस पिलर पे पुलिस में, तो ये हाईएस्ट है आपकी, मतलब सबसे ज्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं इस पिलर पे, पुलिस पे आपका सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है विच इज 1275 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीगल एड सर्विसेज, जिसमें सबसे कम पैसा जो है खर्च किया जा रहा है विच इज ₹6 पर ईयर। ठीक है, और हरियाणा जो है, हरियाणा स्टेट इकलौता ऐसा हमें स्टेट देखने को मिला है जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है लीगल एड कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन for the various development projects in the Yamunanagar, Haryana. Which of the following project is not a part of the initiatives announced? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है कि पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 3rd मॉडर्न थर्मल पावर यूनिट, कहाँ पे, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो फाउंडेशन स्टोन है यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का अंडर दी गोवर्धन योजना, ये आपका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था पीएम मोदी द्वारा। देन इन्होंने इनॉग्रेट किया था 14.4 किलोमीटर रेवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट को अंडर दी भारतमाला परियोजना। देन इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था पहला कॉमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम हिसार टू अयोध्या ड्यूरिंग हिज विजिट। देन इन्होंने लॉन्च किया था न्यू इंडस्ट्रियल पार्क फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा आपका इनिशिएटिव गलत है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कि इन्होंने यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल पार्क रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं। पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था हरियाणा में, ठीक है, यमुनानगर हरियाणा में, और यहाँ पे इन्होंने
ऑन द ओकेजन ऑफ 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको इनॉग्रेट किया था और इनमें से कुछ का फाउंडेशन स्टोन रखा था इन्होंने, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है कि जो थर्ड मॉडर्न थर्मल पावर यूनिट है जिसका इनॉग्रेशन किया गया था आपका दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है आपकी 800 मेगावाट की और इसके लिए कॉस्ट है आपका 8,469 करोड़ का। डेवलप इसे कौन कर रहा है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है गोवर्धन योजना के अंदर, इसके लिए कॉस्ट आपका है 90 करोड़ का। कैपेसिटी इसकी रहेगी एनुअल प्रोडक्शन की 2600 मेट्रिक टन। कंप्लीशन इसका होगा मई 2027 तक, ठीक है। और डेवलप कौन कर रहा है इसे? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यमुनानगर जगाधरी इन पार्टनरशिप विद BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन हमने पढ़ा रेवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट के बारे में और इसको बनाया जाएगा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत और इसमें 1070 करोड़ का कॉस्ट लगेगा आपका, ओके। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट हिसार से अयोध्या जो है इसकी शुरुआत की थी और इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? एक वीक में 2 बार यहाँ पे ये कमर्शियल फ्लाइट आपकी चलेगी, ठीक है। देन पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था न्यू टर्मिनल का महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पे विच इज लोकेटेड इन दी हिसार एंड इसका टोटल कॉस्ट यहाँ पे है 410 करोड़ का। अब एयरपोर्ट की बात हो ही रही है तो हमारे 2014 से 2025 में कितने एयरपोर्ट यहाँ पे बढ़े हैं वो देख लेते हैं। जैसे 2014 में इंडिया में 74 एयरपोर्ट थे, अब ये इंक्रीज होके 150 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्रैल 2025 विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ अ शेड्यूल कास्ट। तो अभी तक हमने बाकी कैटेगरीज में आपका जो है सब कैटेगराइजेशन देखा था, जैसे जर्नल में आपका EWS लाया गया था, ठीक है। ऐसे ही अब शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन लाया गया है। बाय विच स्टेट? इट इज योर तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना लाया है और उसमें 3 आपकी कैटेगरीज जो है रखी गई हैं। एक तरह से इसे आप कह सकते हो कि रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन लाया गया है, ठीक है। नाउ अब तेलंगाना शेड्यूल कास्ट एक्ट 2025 को नोटिफाई किया गया है थ्रू दी गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड यहाँ पे 3 कैटेगराइजेशन आपके हुए हैं। एक आपका है ग्रुप 1 जिसमें मोस्ट बैकवर्ड सबकास्ट आपकी रखी गई है, जिसमें 15 सबकास्ट आपकी आती हैं विद 0.5% ऑफ तेलंगाना SC पॉपुलेशन इसमें आता है, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया गया है मोस्ट बैकवर्ड और इन्हें 1% रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। दूसरा आपका है सेकेंड ग्रुप जिसमें मार्जिनली बेनिफिटेड सब कास्ट को रखा गया है। इसमें 18 सब कास्ट आपकी आएंगी जिनको मार्जिनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे और 9% का रिजर्वेशन इनको एलोकेट किया गया है। देन ग्रुप थर्ड में 26 सब कास्ट आपकी हैं और 5% का रिजर्वेशन इनको ग्रांट किया गया है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजिट ऑफ शेख हमद बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम जो क्राउन प्रिंस है आपके दुबई के और इनका विजिट हुआ था इंडिया में इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है इनके विजिट के रिगार्डिंग कि इन्होंने यहाँ पे अपने विजिट के दौरान इनॉग्रेट किया था पहला दुबई इंटरनेशनल चैम्बर ऑफिस इंडिया में, जो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? न्यू दिल्ली में। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया ने ऑफर किया है आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम UAE को एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज। देन ड्यूरिंग हिज विजिट 8 MOU यहाँ पे साइन किए गए थे बिटवीन इंडिया एंड UAE जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मैरिटाइम सर्विसेज से रिलेटेड आपके MOU थे, ठीक है। अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब करेक्शन क्या है आपका फर्स्ट वाले में कि आपका शेख हमदन जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था सेकेंड इंटरनेशनल चैम्बर दुबई का। दुबई सेकेंड इंटरनेशनल चैम्बर जो है वो आपका इनॉग्रेट किया गया था और न्यू दिल्ली में नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था बैंगलोर में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ये बैंगलोर में किया गया था, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं अदर MOUs जो यहाँ पे साइन किए गए हैं इंडिया और दुबई के बीच में। तो दुबई चैम्बर जो है इन्होंने 3 MOU साइन किए हैं इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ। पहला आपका है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ साइन किया गया है, दूसरा है FICCI के साथ, तीसरा है IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स सेक्टर RITES लिमिटेड जो है इन्होंने DP वर्ल्ड के साथ जो दुबई की ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है।
इन द लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज पे ये फोकस करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म जो है इन्होंने एमओयू साइन किया है इंडिया के आईआईएम अहमदाबाद के साथ, ताकि ये वर्ल्ड क्लास आईआईएमए कैंपस आपका जो है स्टैब्लिश कर सके, सेटअप कर सके दुबई में। ठीक है, और ये इस टाइप का पहला प्रोग्राम आपका है। ओके, नाउ दुबई हेल्थ और इंडिया दुबई हेल्थ जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है स्टैब्लिश करने के लिए यूएई इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। ठीक है, देन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ, दुबई की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि ये प्लान करे शिप रिपेयर क्लस्टर कोची केरला में और बद्रीनाथ गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दुबई मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एग्रीमेंट साइन किया है एम्स न्यू दिल्ली के साथ। ठीक है, आपके एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड चीजों से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ की अनाउंसमेंट किए गए हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अनाउंसमेंट किया है इनका पहला ओवरसीज कैंपस जो है इसके लिए कि ये सेटअप किया जाएगा आपका इंडिया पवेलियन इन एक्सपो सिटी दुबई। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन आपका भारत मार्ट का ये ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है दुबई में। देन आपका यहाँ पे कुछ की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं अंडर द इंडिया यूएई CEPA फ्रेमवर्क विच इज योर वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, जिसका काम क्या रहेगा, ये ट्रैक करेगा, डिजिटली ट्रैक करेगा रियल टाइम ट्रेड फ्लो बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इसके अलावा मैत्री प्लेटफॉर्म जो है ये भी आपका यहाँ पे अनाउंस किया गया था बूस्ट करने के लिए डेटा ड्रिवन ट्रेड सपोर्ट, मार्केट एक्सेस और एक्सपोर्ट प्रमोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंजाब नेशनल बैंक ने सेलिब्रेट किया है इनका 131st फाउंडेशन डे इन अप्रैल 2025. How many new banking products and services were launched during this occasion? तो 131st फाउंडेशन डे के दिन पंजाब नेशनल बैंक ने 34 आपके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो लॉन्च किए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब 34 में से 12 आपकी डिपॉजिट स्कीम है जिसमें सैलरीड इंडिविजुअल, विमेन डिफेंस पर्सनल्स, फार्मर्स, एनआरआई इनसे रिलेटेड आपकी डिपॉजिट स्कीम जो है लाई गई थी, और 10 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे लाए गए हैं जिसमें QR कोड बेस्ड कस्टमर फीडबैक सिस्टम इंक्लूडेड है, AI पावर्ड लाइव चैट असिस्टेंट पीहू आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अभी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पहले कवर करेंगे फिर आपके प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन है? अशोक चंद्रा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, इसकी शुरुआत 1895 में की गई थी और टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ओके, नाउ अब इस ओकेजन पे आपकी जो ऑफरिंग दी गई है वो है जैसे PNB सैलरी सेविंग अकाउंट जिसमें नियो, एक्सेल, ऑप्टिमा, इंपीरियल टाइप आपके दिए गए हैं। फिर पंजाब नेशनल बैंक विमेन पावर स्कीम आपकी यहाँ पे लाई गई थी, पर्ल, एमरल्ड, सॉलिटेयर इस टाइप में। फिर PNB किसान सेविंग फंड, PNB रक्षक प्लस, PNB सम्मान अकाउंट सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लाया गया था। इसके अलावा PNB ने यहाँ पे अनवील किया है सिंगल विंडो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑनबोर्डिंग, फिर डिजिटल लोन फैसिलिटीज अगेंस्ट डिपॉजिट, व्हाट्सएप बेस्ड FD बुकिंग्स और एनहांसमेंट इन योर PNB वन बिज एप्लीकेशन। फिर इस ओकेजन पे PNB ने पार्टनरशिप की थी PNB प्रेरणा के साथ अनवील करने के लिए CSR इनिशिएटिव। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव जो फोकस करते हैं आपके एजुकेशन और कम्युनिटी वेलफेयर में। देन PNB ने पार्टनरशिप की थी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस फाउंडेशन के साथ, ताकि ऐसे जो बच्चे हैं जो अपने बेसिकली ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे पाते या एजुकेशन में वो पढ़ना चाहते हैं बट वो किसी कारण पढ़ नहीं पा रहे, तो उनको ऐसे अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये आपका पार्टनरशिप की गई है भुवनेश्वर के बच्चों को। ठीक है, देन PNB ने कोलैबोरेट किया है वाटर फॉर पीपल इंडिया ट्रस्ट के साथ सपोर्ट करने के लिए हार्वेस्ट फॉर रेजिलिएंट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड डोनेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम गवर्नमेंट स्कूल्स को इन दिल्ली। ठीक है, PNB ने एक ऑर्गेनाइज किया था हाफ मैराथन जिसका मेन फोकस था आपका साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर रन एम्पावरिंग और सिक्योर डिजिटल इंडिया, ये आपका इसका नाम था, इसकी थीम थी, और ये प्रमोट करता है सेफ डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस और अवेयरनेस आपको देता है अबाउट साइबर सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द NPCI's रिविजन टू द यूनिफाइड इंटरफेस फ्रेमवर्क UPI फ्रेमवर्क इफेक्टिव फ्रॉम 4 अप्रैल 2025। तो पहला स्टेटमेंट आपका है कि NPCI ने, क्वेश्चन क्या है कि NPCI ने कुछ अब ये मतलब रिविजन यहाँ पे किया है। ठीक है, इनकी UPI इंटरफेस फ्रेमवर्क में। तो पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या है, NPI ने बैन कर दिया है QR बेस्ड इंटरनेशनल UPI ट्रांजेक्शन, स्पेसिफिकली आपका QR शेयर एंड पे मेथड को। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि पर ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो आपकी बढ़ा दी गई है, 5000 इसको कर दिया गया है QR शेयर एंड पे ट्रांजैक्शन के लिए टू नॉन वेरीफाइड ऑफलाइन मर्चेंट इन इंडिया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मर्चेंट्स जो है, मर्चेंट्स आर नो लॉन्गर अलाउड टू इनिशिएट कलेक्ट रिक्वेस्ट टू लोड प्रीपेड वॉलेट और गिफ्ट कार्ड्स as these were vulnerable to scam। तो ज्यादातर स्कैम इससे रिलेटेड होते हैं, इस वजह से इसको अब यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या आपको क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वाले में करेक्शन क्या है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इज राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे करेक्शन वाले की। ठीक है, करेक्शन वाला क्या है आपका कि यहाँ पे जो लिमिट है वो सेट की गई है 2000, 5000 की जगह आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2000। ठीक है, इसके अलावा एनपीसीआई की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके करंट आपके एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप बसवे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द 11th एडिशन ऑफ इंडियन सुपर लीग 2024-2025। तो आपका 2025 का जो एडिशन है इंडियन सुपर लीग का, इसको जीता है वेस्ट बंगाल की टीम मोहन बागान सुपर जायंट ने, और इन्होंने डिफीट किससे किया था, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को इन्होंने डिफीट किया था। और ठीक है, और ये इनका सेकंड टाइटल है, इससे पहले इन्होंने 2022-23 का जो आपका सीजन था वो भी जीता था। ठीक है, नाउ अब मोहन बागान सुपर जायंट जो है ये सेकेंड टीम बन गई है आफ्टर मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, जिन्होंने ISL विनर शील्ड और ISL टाइटल दोनों ही जीते हैं। ठीक है, अब जो ये आपकी मोहन बागान सुपर जायंट है, इन्होंने कब जीता था ISL विनर शील्ड, ये इन्होंने 2024-25 का सीजन जीता था और इन्होंने उड़ीसा की फुटबॉल क्लब को यहाँ पे डिफीट किया था। ठीक है, नाउ ISL 2024-25 के आपके फाइनल के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन थे, पोकेमॉन, और टाइटल स्पॉन्सर थे हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। नाउ बात करेंगे अवार्ड्स की। अब गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये दिया गया था आपका एलेडीन एजारिया को, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, गलत भी हो सकती है। ठीक है, नाउ गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है, विशाल केत को, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ब्रिसन फर्नांडिस, देन बेस्ट ग्रास रूट प्रोग्राम जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, देन बेस्ट एलीट यूथ प्रोग्राम ये पंजाब फुटबॉल क्लब आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज सेट टू रिटर्न टू द ओलंपिक गेम्स एट द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक आफ्टर अ गैप ऑफ 128 years as confirmed by the International Olympic Committee। तो रिसेंटली IOC कमेटी जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि क्रिकेट को हम वापस ला रहे हैं ओलंपिक में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रिकेट को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में खेला जाएगा और यहाँ पे 6 टीमें आपकी होंगी जिसमें T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट कराए जाएंगे। अब लास्ट टाइम कब आपके ओलंपिक में क्रिकेट को खेला गया था, 1900 पेरिस गेम जो आपके हुए थे, समर ओलंपिक आपका हुआ था, वहां पे इसे खेला गया था। ठीक है, जहां पे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपका मैच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल टीम कैप्टन हरी दत्त Kapri recently in April passed away, in which year he was honored with the Arjuna Award। तो इन्हें 1969 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा था। नेक्स्ट इज हु ट्रांसलेटेड एस अंबुजमल 1973 तमिल ऑटोबायोग्राफी नान कंदा Bharatam into English as the India I saw a glimpse into a life of S. Ambujamal। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय दी वी श्रीराम और श्रीराम वी। ठीक है, दोनों ही नाम से आप इनको जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज दोनों ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025 इट इज एस्टिमेटेड टू बी डैश। तो ये आपका एस्टिमेशन दिया गया है 820.93 बिलियन US डॉलर का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और अगर बात करें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, तो 5.5% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है फाइनेंशियल 2024 से फाइनेंशियल 2025 के बीच में। ठीक है, अब अगर हम बात करें टोटल इंपोर्ट की, अभी एक्सपोर्ट की बात की थी यहाँ पे, तो अभी बात कर रहे हैं इंपोर्ट की। ये आपका हुआ है फाइनेंशियल 2025 में
$915.19 बिलियन यूएस डॉलर का और 6.85% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। देन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो ये आपका हुआ है 437.42 बिलियन यूएस डॉलर और इंपोर्ट हुआ है 720.24 बिलियन यूएस डॉलर का। देन सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे 383.51 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट देखने को मिला है सर्विस में और इंपोर्ट में 194.95 बिलियन यूएस डॉलर का एस्टिमेशन हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अदर पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कॉफी एक्सपोर्ट कितना रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.81 बिलियन यूएस डॉलर का और 40.37% की ग्रोथ हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखने को मिली है। देन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में 30.47 बिलियन यूएस डॉलर एंड राइस एक्सपोर्ट में आपका है 12.47 बिलियन यूएस डॉलर का और 19.73% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसे ही जूट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें एक्सपोर्ट में तो 0.38 बिलियन यूएस डॉलर आपका देखने को मिला है। देन टी एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 0.92 बिलियन का हमें यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है टी एक्सपोर्ट विद 11.84% ग्रोथ। देन प्लास्टिक एंड लिनोलियम एक्सपोर्ट जो है 8.92 बिलियन यूएस डॉलर का देखने को मिला है और मीट डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट जो है ये आपका रहा है 5.10 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप 5 एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेस्टिनेशन की इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वैल्यू। तो ये आपका देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में कि एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो टॉप पोजीशन पे आपका था यूएसए, ठीक है, देन यूके फॉलोड बाय जापान, यूएई एंड फ्रांस। वहीं पे इंपोर्ट के मामले में यूएई सबसे ऊपर था फॉलोड बाय चाइना, थाईलैंड, यूएसए एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नेम ऑफ अ 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में रिसेंटली एक एक्सरसाइज आपकी परफॉर्म हुई है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, चल रही है ये एक्सरसाइज अभी एंड इस एक्सरसाइज का नाम क्या है डस्ट लेक 6। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इस डस्ट लेक का मतलब होता है फ्रेंडशिप इन उज्बेकिस्तान लैंग्वेज। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ए और ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी ऊंध पुणे महाराष्ट्र में आपकी स्टार्ट हुई थी और अभी ये 28 अप्रैल तक आपकी चलेगी। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इंडियन आर्मी की तरफ से और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे शामिल हुए थे पर्सन, जैसे 60% आपके थे जाट रेजिमेंट के और इंडियन एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्स आपकी है उसके पर्सन्स यहाँ पे शामिल हुए थे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान की आर्मी यहाँ पे आपकी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच कंट्री कंटिन्यूड टू बी द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 4 साल से लगातार यूएसए जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनी हुई है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए इज द राइट आंसर। इंडिया और यूएसए के बीच में कितना बायलैटरल ट्रेड हुआ है आपका, तो इट इज 131.84 बिलियन यूएस डॉलर। और इंडिया का एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, इंडिया का एक्सपोर्ट टू द यूएसए ये कितना रहा है आपका 86.51 बिलियन यूएस डॉलर और इट शोज द ग्रोथ ऑफ 11.6%। वहीं पे इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका 7.44% का ग्रोथ हमें शो करता है विद 45.33 बिलियन यूएस डॉलर एंड रीच टू दी 45.33 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, इंडिया यूएसए के बाद सेकेंड नंबर पे आता है आपका चाइना विद 127.7 बिलियन एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका यूएई विद 100.5 बिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्यूरिंग द विजिट ऑफ राजेश कुमार सिंह जी जो है जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इनका विजिट हुआ था इटली में और इनके विजिट के दौरान इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन और इटली की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच में एमओयू साइन हुआ है प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेशन इन डिफेंस। तो आपको बताना है, आइडेंटिफाई करनी है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM एंड फेडरेशन ऑफ इटालियन कंपनीज फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी AIAD, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब जो एमओयू है इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना कॉर्पोरेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में और ज्वाइंट प्रोडक्शन करना, एनकरेज करना क्लोजर बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे जो राजेश कुमार जी थे इनकी मीटिंग हुई थी इटली में गुडियो क्रोसेटो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इटली की। ठीक है, एंड एक यहाँ पे आपका एक 11th इंडिया इटली जॉइंट डिफेंस कमेटी जो था उसको इन्होंने को-चेयर किया था अलॉन्ग विद दी लूसिया रिकार्डी जो सेक्रेटरी जनरल है डिफेंस ऑफ इटली की। ठीक है, अब जो ये आपका कमेटी था
मतलब जो ये बेसिकली यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी 11th एडिशन जो आपकी इस मीटिंग का है, इसमें फोकस किया गया था मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अंडर द ट्रांस रीजन मैरीटाइम नेटवर्क, देन रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन रेड सी एंड वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन, और कोलैबोरेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्मामेंट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। तो इन 3 चीज़ों पे ये मीटिंग का फोकस था। ठीक है, अब बात करेंगे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। इटली के करंट प्रेसिडेंट कौन है? सेर्गियो मैटेरेला। प्राइम मिनिस्टर आपके हैं जॉर्जिया मेलोनी। कैपिटल है रोम, और करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दी Bhopal, Madhya Pradesh, which organization signed a MOU with the Madhya Pradesh Cooperative Dairy Federation to enhance the role of cooperative dairy societies in milk production? तो रिसेंटली स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसे एड्रेस किया था अमित शाह जी ने, और इस मीटिंग के दौरान, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है मध्य प्रदेश की कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द 2025 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर। ठीक है, टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया, अमित शाह जी ने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था, और इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किए हैं 2500 करोड़ का अमाउंट डिजिटाइज करने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को, और ये अभी आपका 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ऑपरेट हो रहा है। ओके, Now next is, according to the latest report by the United Nations Conference on Trade and Development, that is UNCTAD, titled Trade and Development Foresights 2025, Under Pressure, Uncertainty Reshapes Global Economic Prospect, what is the projected growth rate for the Indian economy in a calendar year 2025? तो रिसेंटली UNCTAD की जो रिपोर्ट थी, इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था इंडिया की जो इकोनॉमी है कैलेंडर ईयर 2025 में कितनी रहेगी, ये इन्होंने प्रिडिक्शन दी थी। तो इट इज 6.5%। ठीक है, कितना प्रिडिक्शन था? 6.5% का था। नाउ इस रिपोर्ट में साउथ एशिया की ग्रोथ बताई गई है 5.6% की कैलेंडर ईयर 2025 के लिए, और चाइना और यूएसए की जो इकोनॉमी है उसका यहाँ पे रिवाइज, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो कम होएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चाइना की 4.4% बताई गई है, और यूएसए की 1%। ठीक है, नाउ UNCTAD की बात करें, सेक्रेटरी जनरल इसके हैं रेबेका ग्रिंसपेन, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेट प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड अ नाइटहुड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द क्रिकेट? तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिनको नाइटहुड अवार्ड दिया गया है रिसेंटली? इनका नाम है सर जेम्स मिशेल एंडरसन, या जेम्स एंडरसन के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है, और इस बार इस लिस्ट में ये इकलौते स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको ये अवार्ड मिला है, और ये 13th इंग्लैंड के क्रिकेटर बन गए हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है नाइटहुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी सक्सेसफुली कंडक्टेड दी प्रिलिमिनरी सी ट्रायल्स ऑफ इट्स 651 किलोवाट वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका 651 किलोवाट का जो वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम है, इसका सी ट्रायल अभी कंप्लीट हुआ है, कंडक्ट किया गया है? तो आंसर हियर इज लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, किसका है ये? लार्सन एंड टर्बो का है, और इसको आपका जो है टेस्ट किया गया था ऑन इंडियन नेवीज फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट। ओके, एंड ये जो आपका सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है LNT के AM नायक हैवी एनर्जी कॉम्प्लेक्स में, जो सूरत गुजरात में लोकेटेड है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं लार्सन एंड टर्बो की। इसके CMD हैं SN सुब्रमण्यन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। नेक्स्ट इज चाइना बेस्ड बीटा वोल्ट। चाइना बेस्ड एक बीटा वोल्ट कंपनी आपकी है जिसने अनवील किया है न्यूक्लियर पावर्ड BV100 बैटरी विद 50 इयर्स लाइफ स्पैन। एक मतलब सिंगल चार्ज में ये 50 इयर्स तक आराम से चल जाएगी। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स इन दिस BV100 बैटरी? तो इस बैटरी में कौन सा एनर्जी सोर्स आपका यूज किया गया है, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया गया है? तो इट इज निकल 63। कौन सा यूज किया गया है? निकल 63 इज द राइट आंसर। और इस बैटरी की अगर हम बात करें तो BV100 बैटरी जो है ये कौन सा जो हमारा कॉइन होता है उसके साइज की है, और इसमें क्या यूज किया गया है? निकल, अभी हमने पढ़ा। और ये अगर हम इसे कंपेयर करें लिथियम आयन बैटरी से, तो ये 10 गुना ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेस प्लेयर वॉन द पेरिस फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम, मार्किंग द सेकेंड लेग ऑफ अ फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर 2025?
अब जो ये आपका चेस टूर्नामेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था, और इसे जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने, और इन्होंने डिफीट किया है अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को। ओके, नाउ प्राइज मनी की अगर हम बात करें तो मैग्नस कार्लसन को यहाँ पे 2 लाख US डॉलर का प्राइज मनी मिला था। हिकारू नाकामुरा जो रनर अप आपके थे, इनको 1,40,000 US डॉलर यहाँ पे दिए गए थे। और 5th नंबर पे थे इंडिया के अरुण एरिगेसी विद 50,000 US डॉलर प्राइस, एंड 9th नंबर पे थे आर प्रगनंदा। ओके, अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है वर्ल्ड आर्ट डे, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं 15 अप्रैल को। फर्स्ट इसका एडिशन जो था वो 2012 में ऑब्जर्व किया गया था, और इसकी थीम आपकी 2025 की थी DNA डू नॉट एल्गोरिथम। ओके, वर्ल्ड आर्ट डे के दिन यूनेस्को ने एक अनाउंसमेंट किया था अबाउट दी मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस, जो आपकी सितंबर के महीने में शुरू होगी। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये चलेगी, और जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे होगी? बार्सिलोना, स्पेन में ही आपकी होगी। ठीक है, किस चीज के लिए होगी? स्टैब्लिश करने के लिए ग्लोबल कल्चरल एजेंडा को विद देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, नाउ वर्ल्ड वॉइस डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 अप्रैल को, और इसका थीम था एम्पावर योर वॉइस। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कुछ सजेशन हमें देना, तो आप हमारी मेल ID या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।